हेलो दोस्तों, क्या आप काम की तलाश में हैं? क्या आप बेरोजगार हैं? क्या आप पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके पैसे कमाना चाहते हैं या इसके विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आप देश की सबसे बड़ी संस्था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC ऑफ इंडिया में एक एजेंट के तौर पे जुड़कर आप अपने को फख्र महसूस कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखें दोस्तों, एक एजेंट के तौर पर शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना हो। एक एजेंट के तौर पर लाइफ इंश्योरेंस में शुरुआत करने के लिए कुछ चीज़ों का होना आवश्यक है, जैसे कि जिस क्षेत्र में हम एजेंसी ले रहे हैं उस क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। कम से कम मैट्रिकुलेट हो और साथ ही साथ पैन कार्ड भी हो और IRDA के द्वारा एक प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट उसे पास करना आवश्यक है। प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए IRDA ने एक IC38 पुस्तक को शामिल किया है। इस IC38 के द्वारा ही में जो सिलेबस है उसी के आधार पर एग्जाम होती है। इस एग्जाम के बारे में आइए कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। एग्जाम की अवधि होगी 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 50। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और कुल फुल मार्क्स जो है पूर्णांक जो होगा वो 50 का होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, किसी भी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और न्यूनतम पास मार्क्स जो होगा वो 18 होगा। लेकिन यदि हम 17 नंबर भी ले आते हैं तो ग्रेस के तौर पर उसे भी पास समझा जाएगा। दोस्तों, आइए अब हम देखें इस IC38 में क्या क्या चीज़ें हैं, इन अध्याय में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इस IC38 सिलेबस में कुल 21 अध्याय हैं। इन 21 अध्यायों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे कि पहला भाग है कॉमन चैप्टर। कॉमन चैप्टर में अध्याय 1 में है बीमा का परिचय, अध्याय 2 में है ग्राहक सेवा, अध्याय 3 में है शिकायत निवारण प्रणाली, अध्याय 4 में है बीमा अभिकर्ताओं की नियामक पहलू, अध्याय 5 में है जीवन बीमा के कानूनी सिद्धांत और इसके दूसरे भाग में लाइफ इंश्योरेंस चैप्टर है। इसमें अध्याय 6 में जीवन बीमा में क्या शामिल है, अध्याय 7 में है वित्तीय नियोजन, अध्याय 8 में है जीवन बीमा उत्पाद 1, अध्याय 9 में है जीवन बीमा उत्पाद 2, अध्याय 10 में है जीवन बीमा के प्रयोग, अध्याय 11 में है जीवन बीमा में मूल्य निर्धारण और इसका मूल्यांकन, अध्याय 12 है दस्तावेजीकरण प्रस्ताव चरण, अध्याय 13 है दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण, अध्याय 14 है दस्तावेजीकरण पॉलिसी चरण, अध्याय 15 है बीमा लेखन, अध्याय 16 है जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान। इसके अंतिम भाग में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में चैप्टर्स हैं। अध्याय 17 में है स्वास्थ्य बीमा का परिचय, अध्याय 18 में है बीमा दस्तावेज, अध्याय 19 है स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, अध्याय 20 स्वास्थ्य बीमा का जोखिमांकन यानी कि बीमा लेखन, अध्याय 21 है स्वास्थ्य बीमा दावे। हेल्थ क्लेम के बारे में ये 21वें अध्याय में बताया गया है। जोखिम पूलिंग के जरिए किए जाने वाले जोखिम हस्तांतरण को हम क्या कहते हैं? उसे हम बीमा कहते हैं। जोखिम पूलिंग का मतलब होता है एक समान व्यवसाय वाले का जोखिम भी एक समान होगा। ऐसे समूह के द्वारा एकत्रित धनराशि या प्रीमियम जो इनके क्षतिपूर्ति के उपयोग में होता है, इस प्रक्रिया को हम पूलिंग कहते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा यानी कि बीमा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संपत्ति की हानि होने पर बीमा भुगतान करता है। चौथा ऑप्शन जो है यह सही उत्तर है।
400 घरों में से प्रत्येक का मूल्य 20,000 है। औसतन 4 घरों में प्रतिवर्ष आग लग जाती है, जिससे कुल 80,000 की हानि होती है। इस हानि की क्षतिपूर्ति के लिए प्रत्येक घर के मालिक को वार्षिक रूप से कितना अंशदान करना होगा? ये एक गणित टाइप का सवाल है। 80,000 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो 200 आता है, यानी कि प्रत्येक को प्रतिवर्ष 200 रुपया अंशदान देना होगा। सही उत्तर होगा इसका दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बीमा कुछ लोगों की हानि को बहुत लोगों द्वारा आपस में बांटने की विधि है। ये इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बीमा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से समझाया है? कुछ लोगों की हानि को कई लोगों द्वारा आपस में बांट लेना, यही इस बीमा प्रक्रिया का सिद्धांत है। अतः दूसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर है। दूसरा जो अध्याय है इसमें हम ग्राहक सेवा के संबंध में बात करते हैं। बीमा पॉलिसी के संबंध में अगर हमें IRDA से संपर्क करना है तो उसके लिए हमें IGMS द्वारा हम शिकायत कर सकते हैं। IGMS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला इसका सही उत्तर होगा। अगर क्षतिपूर्ति का दावा 20 लाख तक का है तो इसके लिए जिला फोरम का अधिकार क्षेत्र है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में हम 20 लाख तक के दावे के लिए हम दावा कर सकते हैं। सही उत्तर होगा इसका दूसरा, जिला फोरम। सही कथन का चयन करें। नैतिक आचरण एजेंट और बीमाकर्ता के बीच विश्वास बढ़ाने में मदद करता है। ये इसका तीसरा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध किससे है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का संबंध बीमा कंपनी, ब्रांड और दुकानदार के खिलाफ शिकायत जो होती है, अगर शिकायत है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत आता है। सही उत्तर इसका चौथा ऑप्शन है। IGMS का शब्द विस्तार क्या होगा? इंटीग्रेटेड ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम। तीसरा इसका सही उत्तर है। इनमें से कौन सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी 20 लाख रुपये से 100 लाख रुपये तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देगी? 20 लाख तक का मामला जिला फोरम में किया जाता है। अब 20 लाख से 1 करोड़ माने 100 लाख, उसको 1 करोड़ कह सकते हैं। 1 करोड़ तक का मामला राज्य आयोग देखता है, यानी कि स्टेट कमीशन। इसका सही उत्तर है दूसरा, राज्य आयोग। इनमें से कौन सा कथन बीमा लोकपाल के क्षेत्र अधिकार के संबंध में सही है? बीमा लोकपाल केवल निर्दिष्ट क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर काम करता है। देश में हर एक क्षेत्र में बीमा लोकपाल हैं, सबका अपना अपना क्षेत्राधिकार है, क्षेत्रीय सीमा है। बीमा लोकपाल अपने क्षेत्र के सीमाओं के भीतर ही काम करता है। सही उत्तर इसका चौथा ऑप्शन होगा। एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा क्या है? एक बीमा लोकपाल से संपर्क करने की समय सीमा 1 वर्ष के भीतर हम उसको संपर्क कर सकते हैं। सही उत्तर होगा इसका तीसरा ऑप्शन। क्या निजी बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। निजी बीमा कंपनी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं को IRDA द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है? बीमा कंपनी के कर्मचारी,
बीमा कंपनी के कर्मचारी ये IRDA के द्वारा विनियमित नहीं किए जाते हैं। सही उत्तर इसका चौथा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत। ऑफर दरों बीमाकर्ता द्वारा की गई पेशकश की तुलना में अलग, ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इसका उत्तर तीसरा ऑप्शन होगा। उस स्टेटमेंट की पहचान करें जो सही नहीं है। छूट के माध्यम से आयोग को साझा करें, ये इसका सही ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में बीमा व्यवसाय से जुड़ा नहीं है? आयकर अधिनियम ये आपका जुड़ा नहीं है बीमा व्यवसाय से, इसका एक अलग ही इसका क्षेत्र है। अतः सही उत्तर इसका आयकर अधिनियम चौथा ऑप्शन होगा। IRDA के नियम बीमाकर्ताओं के दायित्वों को निर्धारित करते हैं, इनमें से कौन सा सही है? ग्राहक संबंध प्रबंधन, ये इसका सही ऑप्शन है। किसी वैध अनुबंध का कौन सा तत्व प्रीमियम से संबंधित होता है? किसी वैध अनुबंध के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल यानी कि प्रीमियम यानी कि धनराशि, ये जब तक नहीं होगा तब तक हम उससे वैध अनुबंध नहीं कर सकते हैं। अतः इसका सही उत्तर दूसरा ऑप्शन है, प्रतिफल। गलत बयान से संबंधित होता है जो बिना किसी धोखाधड़ीपूर्ण इरादे से दिए गए हैं। गलत प्रस्तुतिकरण, गलत प्रस्तुतिकरण मतलब गलत बयान, इसका सही ऑप्शन एक है। सही उत्तर एक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन बीमा अनुबंध के बारे में सही है? वे भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की आवश्यकताओं के अनुसार दो पार्टी मतलब बीमाकर्ता और बीमा धारक के बीच अनुबंध है, ये इसका सही उत्तर है। तीसरा इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा योग्य हित के संबंध में सही नहीं है? बीमा योग्य हित मित्र के संबंध में सही नहीं होता। इसमें मित्र एक दूसरे पर बीमा नहीं ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यूबेरिमा फेड्स के सिद्धांत को दिखाता है? एक बीमा प्रस्ताव प्रपत्र पर ज्ञात भौतिक तथ्यों का खुलासा करना ही ये यूबेरिमा फेड्स के सिद्धांत को दिखाता है। अतः सही उत्तर इसका तीसरा है। जीवन बीमा के मामले में बीमा योग्य हित के लिए कब आवश्यक है? बीमा योग्य हित बीमा लेते समय इसकी आवश्यकता है। अगर बीमा योग्य हित नहीं होगा तो वहां पे हम उसको बीमा नहीं दे सकते हैं। सही उत्तर पहला है।